हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, इसके अभ्यास प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसके उत्तर करेंगे, उनका सॉल्यूशन देखेंगे। लास्ट तक देखते रहिएगा वीडियो को। अंत के अंदर मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब है आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों के अंदर क दिया हुआ है, सूक्ष्म जीवों को खाली जगह की सहायता से देखा जा सकता है। तो किसकी सहायता से देखा जा सकता है? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। तो खाली जगह में क्या आएगा? सूक्ष्मदर्शी। दूसरा है ख, नीले हरे शैवाल वायु से खाली जगह का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो नीले हरे शैवाल वायु से किसका स्थिरीकरण करते हैं? नाइट्रोजन का। तो खाली जगह में क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन। अगला है ग, अल्कोहल का उत्पादन खाली जगह नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। कौन सा सूक्ष्म जीव है जिसे अल्कोहल बनता है? तो हो जाएगा ईस्ट। तो खाली जगह में हो जाएगा ईस्ट। घ, हैजा खाली जगह के द्वारा होता है। किसके द्वारा हैजा होता है? तो होता है ये जीवाणु के द्वारा। तो खाली जगह में आ जाएगा जीवाणु। अब इसका दूसरा सवाल है जिसके अंदर सही शब्द के आगे राइट का निशान लगाना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो सही कौन सा है, जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से सही रहेगा उसके सामने हम राइट का निशान लगा देंगे। तो सबसे पहला है इसका दूसरे का क, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन के लिए किया जाता है। किसके उत्पादन के लिए? चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या ऑक्सीजन। तो अल्कोहल के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो अल्कोहल पे हम क्या लगाएंगे? राइट का निशान लगा देंगे। ख, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? पहला है सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा है अल्कोहल और चौथा है ईस्ट। तो इसके अंदर जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो क्या है? एक प्रतिजैविक है। तो दूसरे पर हम राइट का चिन्ह लगा देंगे। ग, मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया रोग है, उसको फैलाता कौन है? वाहक कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन में से देखेंगे, मादा एनाफिलीज मच्छर, कॉकरोच, घरेलू मक्खी या तितली। तो राइट आंसर होगा मादा एनाफिलीज मच्छर। तो यहाँ पर इसके ऊपर राइट का निशान लगा देंगे। घ, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण है। संचरणीय रोग यानी एक से दूसरे में फैलने वाले जो रोग होते हैं उनका मुख्य कारण क्या है? पहला है चींटी, दूसरा है घरेलू मक्खी, तीसरा है ड्रैगन मक्खी और चौथा है मकड़ी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा घरेलू मक्खी, जिसके द्वारा बहुत सारे जो रोग है, संचरणीय रोग हैं, वो फैलते हैं। ड या ग कहेंगे, ग यानी कि इसका अगला वाला, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती हैं, इसका कारण है उष्णता, पीसना, यीस्ट कोशिकाओं में वृद्धि या मांडने के कारण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, यीस्ट कोशिकाओं में वृद्धि, जिसके कारण ब्रेड या इडली है वो फूल जाती हैं। च, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मोल्डिंग, किण्वन या संक्रमण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, किण्वन। तो इसके ऊपर हम राइट का निशान लगा देंगे। अब है तीसरा क्वेश्चन, कॉलम ए के जीवों का मिलान कॉलम बी में दिए गए उनके कार्यों से कीजिए। तो उनके कार्यों से इनका मिलान करना है। तो कॉलम ए में जो दिए हुए हैं वो कॉलम बी से मिलान करेंगे। कॉलम ए के अंदर यानी फर्स्ट के अंदर दिया हुआ है क, जीवाणु। अब जीवाणु हैं, उन कॉलम सेकंड में किससे मैच करेगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दही का जमना, ब्रेड की पैकिंग, मलेरिया का भाग, हैजा का कारक या एड्स का कारक या प्रतिजैविक उत्पादन। तो यहाँ क्या आ जाएगा? हैजा का कारक है वो जीवाणु होगा, तो हैजा से इसको मिलाएंगे। ख, राइजोबियम। राइजोबियम क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, जीवाणु है, तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिलाएंगे। ग, लैक्टोबैसिलस, दही से दूध में परिवर्तन, दही का जमना, तो ये सेकंड से मिला देंगे। फिर है ईस्ट। ईस्ट का क्या हो जाएगा? ब्रेड की पैकिंग, मलेरिया का कारक, हैजा का कारक, एड्स का कारक या प्रतिजैविक उत्पादन में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसको ब्रेड की पैकिंग यानी ब्रेड बनाने में, तो इसको ईस्ट को ब्रेड से रिलेट कर देंगे। ङ, एक प्रोटोजोआ है, उससे कौन सा फैलता है रोग, या जो प्रोटोजोआ है उससे कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया का कारक। तो इसको मलेरिया से मिला देंगे। लास्ट में है एक विषाणु। विषाणु क्या है? एड्स का कारक है। इस तरह से आप इसको मिला लेंगे। अब है नेक्स्ट सवाल, चौथा सवाल क्या कहता है
क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वो कैसे देखे जा सकते हैं? तो उत्तर में आप लिखेंगे सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखे जा सकते हैं। उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। अब देखेंगे कैसे? सूक्ष्म जीवों को तालाब पोखर के जल को एक कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। यानी कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कैसे देखा जाता है कि तालाब या पोखर जिसके अंदर बहुत सारे जीवाणु होते छोटे छोटे, उस जल को लेकर एक कांच की स्लाइड होती है, उसके ऊपर रखते हैं और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसको देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है 5वां, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो सूक्ष्म जीवों के वर्ग हैं, उत्तर में लिखेंगे आप सूक्ष्म जीवों के मुख्य 4 वर्ग होते हैं, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाले। विषाणु है जो वायरस है वो भी क्या है? सूक्ष्म जीव होते हैं, लेकिन परंतु अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। केवल ये वे जो हैं जीवाणु, ये विषाणु हैं, वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। इसलिए इन विषाणुओं को सजीव और निर्जीव होते हैं, इनके बीच की कड़ी कहा जाता है। बीच की कड़ी, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। कौन कौन से सूक्ष्म जीव होंगे? राइजोबियम जीवाणु और नील हरित शैवाल। ये क्या करते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको मिट्टी के अंदर स्थिरीकरण करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। 10 पंक्तियां लिखनी है, तो उत्तर में आप लिखेंगे 10 पंक्तियां। पहली पंक्ति लिखेंगे, सूक्ष्म जीवों की सहायता से दही से दूध तथा आटे से ब्रेड प्राप्त की जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा दूध से दही तथा आटे से ब्रेड प्राप्त की जाती हैं। दूसरा है यहाँ पर प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा किण्वन से अल्कोहल एवं शराब उत्पादित की जाती हैं। तीसरा रहेगा हमारा सूक्ष्म जीवों से प्रतिजैविक तथा अथवा एंटीबायोटिक का निर्माण किया जाता है। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक एक ही बात है। इसे क्या है? सूक्ष्म जीवों से प्रतिजैविक की प्राप्त की जाती है, निर्माण किया जाता है। चौथा है सूक्ष्म जीवों से वैक्सीन यानी टीका बनाया जाता है, जैसे कि कोरोना का भी बनाया है। 5वां है सूक्ष्म जीव मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता शक्ति में वृद्धि करते हैं। छठा, सूक्ष्म जीव सड़ी गली सब्जियों, पौधों की पत्तियों तथा मृत जीवों को विघटित करके पर्यावरण शुद्ध रखते हैं। 7वां, सूक्ष्म जीवों का उपयोग खाद बनाने में किया जाता है। 8वां, हमारे शरीर की बड़ी आंत में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो कि भोजन के पाचन में सहायक हैं। 9वां, सूक्ष्म जीवों का उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है। 10वां, कुछ सूक्ष्म जीवों का उपयोग हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में किया जाता है। इस तरह से आप इसके 10 पॉइंट लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। तो हानिकारक प्रभाव क्या है उसका संक्षिप्त विवरण करना है हमें। तो उत्तर में लिखेंगे सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार के हानिकारक भी होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं तथा कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े और चमड़े की वस्तुओं को संदूषित करते हैं। अब कैसे करेंगे तो डिटेल में थोड़ा देखेंगे। पहला रहेगा मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव। हानिकारक सूक्ष्म जीव मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं जिससे व्यक्ति रोगी हो जाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा संपर्क के द्वारा फैलते हैं संचरणीय रोग कहलाते हैं या संक्रमण रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं हैजा, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग यानी कि टीबी। इस तरह के रोग हैं वो सूक्ष्म जीव के द्वारा होते हैं और ये संचरणीय यानी संक्रामक रोग होते हैं, इसलिए वो हमारे लिए हानिकारक हैं। दूसरा इसका जो हम देखते हैं कि खाद्य विषाक्तन। खाद्य विषाक्तन क्या होता है? हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं।
जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इस तरह से आप 8वें सवाल का आंसर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो उत्तर में आप लिखेंगे प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक, दोनों का अर्थ एक ही होता है। यह एक क्या है? एक प्रतिजैविक एक वह औषधि है जो हमारी बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है, जिन्हें सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो प्रतिजैविक क्या है? एक सूक्ष्म जीवों से प्राप्त की जाने वाली वह औषधि है जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को या तो नष्ट करती है या फिर उनकी वृद्धि को रोक देती है, जिन्हें हम कहते हैं प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। अब ये जो प्रतिजैविक हैं या एंटीबायोटिक हैं, लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? वो सावधानियां हैं, पहली सावधानी है डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाई लेनी चाहिए। दूसरा, दवा का कोर्स पूरा करना चाहिए, यानी कोई एंटीबायोटिक आप ले रहे हैं तो जो डॉक्टर बताता है कि इसको कितने दिन, यानी कि मान लो 10 दिन के लिए लेनी है तो 10 दिन के लिए आपको लगातार कंटिन्यू लेनी पड़ेगी, उसको बीच में छोड़ना नहीं होता। तीसरा है अनावश्यक रूप से प्रतिजैविक का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अनावश्यक रूप से करेंगे तो हमारे शरीर है वो ऐसा हो जाएगा कि बाद में अगर हम आवश्यकता पड़ने पर भी अगर प्रतिजैविक लेंगे तो प्रतिजैविक हमारे शरीर में प्रभावी नहीं होगी, काम नहीं करेगी। लास्ट वाला चौथा है इसका, सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं होती, क्योंकि हर रोग विषाणु द्वारा, यानी कि जो हर रोग विषाणु द्वारा होते हैं, कौन से हर नहीं आएगा, यानी कुछ रोग होते हैं, कुछ रोग जो होते हैं वो विषाणु द्वारा होते हैं। और विषाणु द्वारा कौन सा हो रहा है? जैसे सर्दी जुकाम और फ्लू, यानी यहाँ कुछ की जगह यह भी कर सकते हैं। तो ये रोग हैं वो विषाणु द्वारा होते हैं और विषाणु द्वारा हो रहे हैं, उसके अंदर आपको प्रतिजैविक हैं वो काम की नहीं है। जीवाणु से होने वाले रोग हैं उसके लिए ही प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक काम करती हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि सर्दी जुकाम और फ्लू के अंदर एंटीबायोटिक नहीं लेनी है। अब हम महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं, यानी जो पाठ्य पुस्तक में दिए हैं उसके अलावा जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, और ये भी आपको याद रखने चाहिए। कुछ छोटे प्रश्न हैं और कुछ बड़े प्रश्न हैं, तो ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के अंदर देखते हैं, दूध को दही में बदलने वाले सूक्ष्म जीव का नाम बताइए। तो यहाँ पर दिया हुआ है, आंसर आपका हो जाएगा लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। या फिर ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि दही के अंदर कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? तो दही के अंदर जो जीवाणु पाए जाते हैं वो होते हैं लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। दूसरा प्रश्न है, किण्वन अथवा फर्मेंटेशन किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा लिखनी है। उत्तर में लिखेंगे आप, प्राकृतिक शर्करा का सूक्ष्म जीव यानी यीस्ट द्वारा एल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किण्वन की खोज किसने और कब की? तो आंसर हो जाएगा, किण्वन की खोज लुई पाश्चर ने 1857 में की। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिजैविक पेनिसिलियम की खोज किसने की? तो आंसर हो जाएगा, प्रतिजैविक पेनिसिलियम की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कवक से की। कब की? 1929 को। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिजैविक के नाम बताए। कुछ प्रतिजैविक उसके नाम बताने हैं, तो उत्तर में लिखेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन। ये हैं कुछ प्रतिजैविक के नाम। क्वेश्चन नंबर 6, चेचक के टीके की खोज किसने की? तो आंसर रहेगा, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने 1798 में की। अब है क्वेश्चन नंबर 7, वैक्सीन यानी टीका क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे, जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। प्रतिरक्षी हमारे शरीर में उपस्थित रोग कारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है। जब स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को प्रविष्ट कराया जाता है तो शरीर की कोशिका उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है, जिसे हम वैक्सीन या टीका कहते हैं। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, रोगजनक या रोगाणु किसे कहते हैं? तो आंसर लिखेंगे,
ऐसे सूक्ष्म जीव जो मनुष्य, जंतु, पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं रोगजनक या रोगाणु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संक्रामक रोग अथवा संचरणीय रोग किसे कहते हैं? तो आंसर में लिखेंगे सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मलेरिया के रोग कारक एवं रोग वाहक का नाम बताइए। तो आंसर लिखेंगे रोग कारक हो जाएगा प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ एवं रोग वाहक यानी फैलाने वाला, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने वाला होता है मादा एनाफिलीज। क्वेश्चन नंबर 11, डेंगू का रोग कारक एवं रोग वाहक कौन है? तो डेंगू का रोग कारक है वो डेंगू वायरस है तथा रोग वाहक है वो मादा एडीज मच्छर है। तो इनके अंदर आपको अंतर है वो पता होना चाहिए दोनों के अंदर कि जो मादा एनाफिलीज मच्छर है वो तो मलेरिया रोग करता है और मादा एडीज मच्छर है वो डेंगू रोग फैलाता है, वाहक है उसका। क्वेश्चन नंबर 12, आप संचरण में रोगों का फैलना किस प्रकार रोक सकते हैं? आप संचरण से, में नहीं से आएगा, संचरण से रोगों का फैलना किस प्रकार रोक सकते हैं? तो आप ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे कि जो संचरणीय रोग है, संक्रामक रोग है वो नहीं फैले। तो उत्तर में लिखेंगे खांसते व छींकते समय मुंह पर रुमाल रखना। दूसरा आएगा संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखना। तीसरा हाथ धोकर भोजन करना। चौथा बार बार अच्छी तरह से हाथ धोना। और लास्ट व अंतिम में संक्रमित व्यक्ति के सामान, कपड़ों को अलग रखना। तो ये बातें आप ध्यान रख के संचरणीय रोगों को फैलने से रोक सकते हैं। प्रश्न नंबर 13, अध्यापक हमें ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आसपास पानी एकत्रित ना होने दे? तो उत्तर में आप लिखेंगे सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। जहाँ कहीं भी पानी रहता है वहाँ मच्छर पैदा हो जाते हैं। अतः हमें अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखना चाहिए जिससे कि मच्छर पैदा होने से रोका जा सके। इसलिए अध्यापक जी हमें कहते हैं कि आसपास में पानी एकत्रित ना होने दे जिससे कि मच्छर है वो पनपे नहीं और हम बीमार ना पड़े, हमें मलेरिया ना हो। प्रश्न नंबर 14, लेग्यूम पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में कौन सा सूक्ष्म जीव पाया जाता है? तो आंसर होगा राइजोबियम जीवाणु, जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। प्रश्न नंबर 15, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोगों की सारणी बनाइए। तो सारणी कुछ इस तरह से बनाई हुई है जिसके अंदर पहले में ऊपर लिखा हुआ है मानव रोग, दूसरे बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है रोग कारक सूक्ष्म जीव और तीसरे के अंदर संचरण का तरीका। तो रोगों की इस सूची के अंदर पहला है क्षय रोग यानी कि टीबी। किससे होता है? जीवाणु से। फैलता किससे? वायु से, खांसते सीखने से। दूसरा खसरा मीजल्स होता किससे? वायरस से यानी विषाणु से। संचरण का माध्यम क्या है? वायु। तीसरा चिकन पॉक्स होता किससे? वायरस से और वायु से फैलता है या सीधा संपर्क से फैलता है। अगला है पोलियो, फैलता किससे? वायरस से, विषाणु से। पोलियो वायरस से और तरीका क्या है? वायु। फिर हैजा, रोग कारक सूक्ष्म जीव क्या है? जीवाणु। फैलता किससे है? जल या भोजन के द्वारा, तरीका फैलने का। फिर है टाइफाइड, टाइफाइड किससे होता है? कारक कौन सा है? रोग कारक सूक्ष्म जीव है जीवाणु। फिर है फैलता किससे? जल से। फिर है हेपेटाइटिस ए, रोग कारक सूक्ष्म जीव वायरस, फैलता है जल से। और लास्ट में क्या है? मलेरिया, सूक्ष्म जीव कारक है वो प्रोटोजोआ और फैलता है मच्छर से, मादा एनाफिलीज मच्छर। 16 प्रश्न हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले सामान्य रोगों की सारणी बनाइए। तो जिस तरह से मनुष्य के अंदर जो रोग उत्पन्न होते हैं उसकी सारणी बनाई, वैसे ही हम पौधों के अंदर जो रोग होते हैं उसकी सारणी बनाएंगे। पहले कॉलम में लिखेंगे पादप रोग, दूसरे में सूक्ष्म जीव और तीसरे के अंदर संचरण का तरीका। तो पहला यहाँ पर हो जाएगा नींबू के कैंकर रोग। पादप का रोग कौन सा है? नींबू का कैंकर रोग। तो कैंकर रोग कौन से सूक्ष्म जीव से होगा?
जीवाणु से होगा। तरीका क्या होगा? वायु द्वारा संचरण होगा। फिर दूसरा है गेहूं की रस्ट, सूक्ष्मजीव का नाम है जिसे होता है कवक। संचरण का तरीका वायु एवं बीज के द्वारा। तीसरा है इसके अंदर पादप रोग भिंडी की पीत, होता किससे है? वायरस सूक्ष्मजीव से होता है और संचरण का तरीका है कीटों के द्वारा ये संचरित किया जाता है, फैलाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 17, खाद्य परिरक्षण के सामान्य तरीकों का वर्णन कीजिए। तो खाद्य परिरक्षण यानी कि सूक्ष्म जीवों से खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए जो भी आप क्रियाविधि करते हैं, प्रक्रिया करते हैं, तरीका विधि अपनाते हैं, उसे हम खाद्य परिरक्षण कहते हैं। तो खाद्य परिरक्षण के लिए रासायनिक उपाय क्या हैं? सबसे पहले रासायनिक उपाय की बात करते हैं। तो रासायनिक उपाय में क्या होगा? सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटा बाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक हैं, जो कि जैम और स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग किया जाता है और ये रसायन उन्हें संदूषित होने से बचाते हैं। दूसरा है नमक द्वारा परिरक्षण। नमक द्वारा कैसे परिरक्षण करेंगे? सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली के सूखे नमक से ढका जाता है। मछली है उनको सूखे नमक से ढका जाता है। नमक का उपयोग आम, आंवला, इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है, यानी नमक से उनको ढक देंगे तो कोई सूक्ष्म जीव है उन पर अटैक नहीं करेगा और उनको खराब नहीं करेगा। तीसरी विधि है, तरीका है चीनी द्वारा परिरक्षण। जैम, जेली और स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आ जाती है, जो संदूषित या संदूषण करने वाले जीवाणु की वृद्धि को नियंत्रित करता है। जो चीनी का घोल है वो तैयार किया जाता है, जिसे कि हम जैसे जैम है, जेली, स्क्वैश से बनाते हैं, जिसके अंदर चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण उसका परिरक्षण हो जाता है, सूक्ष्म जीव उनको हानि नहीं पहुंचाते। अगला है तरीका तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियों, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा किया जाता है। यानी तेल और सिरका होगा तो इसमें सूक्ष्म जीव है वो नहीं आ पाएंगे, जिससे कि हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो सुरक्षित रहेगा। जिसका अच्छा एग्जाम्पल है अचार बनाना, जैसे कि जो खाद्य पदार्थ है जैसे कैरी है या फिर गुंदे हैं, कैर हैं, उनको परिरक्षित किया जाता है, उनको ऐसा वैसा रखा जाता है अचार के अंदर, और अचार के अंदर तेल डाला जाता है, तेल से उसको भरा जाता है, जिसके अंदर जीवाणु है वो उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। अगला है पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण क्या है? यानी इस विधि द्वारा दूध को कुछ समय के लिए परिरक्षित किया जाता है। इस विधि में दूध को 70 डिग्री पर 15 से 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण किया जाता है। ऐसा करने से उन्हें अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं और उसको सुरक्षित रखा जा सकता है, परिरक्षित किया जा सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पाश्चुरीकरण। अगला है इसका अंतिम भंडारण एवं पैकिंग। सूखे मेवे या खाद्य पदार्थों को सुखाकर उसे सील पैक किया जाता है, जिससे कि सूक्ष्म जीवों की सुरक्षा की जा सकती है। जो खाद्य पदार्थ हैं उसे सूक्ष्म जीवों से उसकी सुरक्षा की जा सकती है। इस तरह से हम उसका भी भंडारण कर सकते हैं, परिरक्षण कर सकते हैं। तो ये भंडारण और पैकिंग है वो भी एक तरह से खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने का तरीका है, जिसके अंदर ड्राई फ्रूट हैं वो इसके अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाइए। तो यहाँ पर नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाया हुआ है। ये किस तरह से नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है? नाइट्रोजन चक्र का मतलब क्या हो गया? जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है, ये वायुमंडल की नाइट्रोजन किस तरह से पौधों को प्राप्त होती है और पौधों से ज़मीन में किस तरह जाती है और ज़मीन से वापस वायुमंडल में कैसे आती है। यानी ये किसी तरह से उपयोग में ली जा रही हैं, उपयोग के बाद में वापस गैसीय अवस्था में कैसे आती है, इसका जो पूरा चक्र है वही क्या है? नाइट्रोजन चक्र है। तो सबसे पहले हम ऊपर से बात करते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, वो जो नाइट्रोजन है तड़ित यानी बिजली कड़कती हैं, तो बिजली कड़कने के कारण जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण हो जाता है, उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं और वो जो बदल जाती हैं और बदल के हो जाती है आपकी मिट्टी के अंदर, नाइट्रेट के फॉर्म के अंदर आ जाती हैं। मिट्टी के अंदर उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक बन जाते हैं। दूसरा जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का तरीका क्या है? वायुमंडल की नाइट्रोजन है
उसका जीवाणुओं के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, नील हरित शैवालों के द्वारा स्थिरीकरण किया जाता है, और वो भी अलग अलग स्टेप में किया जाता है। फिर अन्य जो सूक्ष्म जीव हैं उस नाइट्रोजन स्थिरीकरण के यौगिकों को पौधों को प्राप्त होने वाले यौगिकों के अंदर परिवर्तित करता है और वो मिट्टी के अंदर मिला देते हैं। और मिट्टी के अंदर ये जो मौजूद नाइट्रोजन के यौगिक हैं, इनका उपयोग है जो पौधे हैं अवशोषण में कर लेते हैं, और पौधे अवशोषित करके उसका उपयोग करके वृद्धि विकास करते हैं। अब पौधों को जीव जंतु खाएंगे, और जीव जंतु खाएंगे तो जीव जंतुओं के शरीर के अंदर नाइट्रोजन चली जाएगी। अब वो जीव जंतु पेड़ पौधे हैं मृत हो जाएंगे तो मिट्टी के अंदर मिलेंगे, और जो जीव जंतु हैं कुछ उत्सर्जन भी करेंगे, तो उत्सर्जन के द्वारा और जीवों की मृत्यु के द्वारा जो मिट्टी के अंदर मिल जाती है नाइट्रोजन, और कुछ नाइट्रोजन है वो उत्सर्जित हो जाती है, और वो जो नाइट्रोजन है मिट्टी के अंदर मिल जाती है, मिट्टी के अंदर वापस से वो पौधों को प्राप्त हो जाती है। लेकिन उस मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो कि उस नाइट्रोजन के यौगिकों का वापस नाइट्रोजन के अंदर विनाइट्रीकरण कर देते हैं, उनको बदल देते हैं, यानी कि जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन हो जाता है, और जो गैसीय नाइट्रोजन है वो क्या आ जाती है, कहाँ, वायुमंडल के अंदर चली जाती है। इस तरह से ये जो नाइट्रोजन है चक्र है वो चलता रहता है, यानी गैसीय नाइट्रोजन है वो उसका यौगिकरण होता है, यौगिक में बदल जाते हैं, यौगिक हैं वो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में चले जाते हैं, और जीव जंतुओं की मृत्यु के बाद वापस मिट्टी में आ जाते हैं। मिट्टी के अंदर के कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं उस नाइट्रोजन को वापस विनाइट्रीकरण के द्वारा गैसीय वायुमंडल के अंदर गैसीय अवस्था में, यानी नाइट्रोजन को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। इस तरह से नाइट्रोजन चक्र चलता है। अब लास्ट के अंदर आपको एक क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। भारत में कोरोना की वैक्सीन के नाम बताइए। 2 तरह की जो भारत के अंदर वैक्सीन है वो बनाई गई हैं, उन वैक्सीनों का नाम है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।